अच्छा एक बात बताओ, जब मेरे से बहुत दूर कोई खड़ा होता है तो मेरे को ना उसको सुनाने के लिए जोर से चिल्लाना पड़ता है। ये एक डाउट है, क्यों ऐसा? दूसरा डाउट ये है कि हम जो बोलते हैं और जो मेरी फ्रेंड है बोलती है, उसका आवाज अलग क्यों सुनाई देता है लड़कों और लड़कियों का? और तीसरा डाउट ये है कि ना मैं बिना देखे कोई भी अगर सिंगर गा रहा है, जैसे अरिजीत सिंह, सोनू निगम, दोनों का आवाज को अलग अलग पहचान लेता हूँ। कैसे? तीनों ही मस्त क्वेश्चंस है ड्यूड, लेकिन तीनों को समझने से पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ना पड़ेगा ड्यूड। ओके बाबा, जल्दी बताओ फिर। ड्यूड शुरू करते हैं। तो ड्यूड हमने देखा साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है और जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो पैरेलल होता है, राइट? हाँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और ड्यूड हमने ये भी देख लिया था कि जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तो पार्टिकल अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं, वो खुद से मूव नहीं करते। अब बताओ यहाँ पे कंपैरिजन क्या है? जहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है, ये देखो ये जा रहा है, हाँ। और रेयरफेक्शन क्या है? जहाँ पे डेंसिटी कम है पार्टिकल का, यानी कि दूर दूर है पार्टिकल्स। हाँ। वेरी गुड ड्यूड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने ये भी देख लिया कंप्रेशन मींस हाई प्रेशर और रेयरफेक्शन मींस लो प्रेशर। देखो ड्यूड, ये एक स्नैपशॉट है। हमने बेसिकली एयर में जब सोर्स से रिसीवर के बीच में साउंड ट्रेवल कर रहा था तो हमने एक पर्टिकुलर टाइम पे एक फोटो खींच ली पार्टिकल्स की, राइट? ओके। तो अब तुम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करो कि ये कैसा दिख रहा है ग्राफ। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं बाबा, कभी मेरे को कंप्रेशन दिख रहा है, कभी रेयर फ्रैक्शन दिख रहा है, कभी कंप्रेशन दिख रहा है, कभी रेयर फ्रैक्शन दिख रहा है। तो वो जैसे जैसे पोजीशन बढ़ाएंगे वैसा वैसा कंप्रेशन आते जाएगा और रेयर फ्रैक्शन आते जाएगा। तो डूड तुम कुछ ऐसा कह रहे हो ना, जैसे स्टार्ट में तुमको रेयर फ्रैक्शन दिख रहा था, हाँ, और फिर से कंप्रेशन, फिर से रेयर फ्रैक्शन, राइट? हाँ। तो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है ड्यूड। ओके, लेकिन ये ऐसे ही ग्राफ क्यों बन रहा है बाबा? चलो इसको समझते हैं अब एक एग्जांपल की हेल्प से। ये तो मेरी ड्राइंग गंदी है ड्यूड, एक्चुअल में कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, समझे? ओके बाबा, लेकिन ऐसा ही क्यों बनेगा बाबा? लेकिन मतलब आप क्या ऐसा भी बना सकते थे, हाँ, और ऐसा पहाड़ टाइप भी बना सकते थे, ऐसे ही क्यों बन रहा है ग्राफ? चलो एक इसको सिंपल एक्सपेरिमेंट के हेल्प से समझते हैं। ओके बाबा। तो देखो ड्यूड, जैसे एक पार्टिकल है, वो हमें पता है जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तो वो आगे पीछे अपनी पोजीशन पे करता है, राइट? हाँ। अब इमेजिन करो ये पार्टिकल एक पेपर के ऊपर रखा है, ओके? अब तुम क्या करना, अपने दोस्त को बोलना पार्टिकल की जगह वो पेन से आगे पीछे करे, राइट? ओके। और इस पेज को तुम नीचे की तरफ खिसकाते जाना, तो देखो क्या होगा। पार्टिकल अपनी ही जगह पे लेफ्ट राइट कर रहा है ड्यूड, लेकिन जैसे जैसे पेज को खिसकाया जा रहा हूँ तो देखो शेप कैसा बन रहा है। अच्छा, समझ गया बाबा। ये देखो पार्टिकल जैसे अपनी ही जगह पे मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा साइन कुछ बन रहा है। समझ गया बाबा। वेरी गुड ड्यूड, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूड देखो, हमने क्या देखा अब तक कि साउंड जब ट्रेवल करती है एक सोर्स से, जैसे कि एक लाउड स्पीकर है, और हमारे कान तक जैसे कि एक रिसीवर तक पहुंचती है, तो बेसिकली एक एनर्जी ट्रांसफर होती है, राइट? हाँ। और इस एनर्जी के ट्रांसफर से हमने क्या देखा कि मीडियम में कहीं हाई प्रेशर बन जा रहा है, कहीं लो प्रेशर बन जा रहा है, कहीं हाई डेंसिटी बन जा रही है, कहीं लो डेंसिटी बन जा रही है ना? हाँ। और पार्टिकल्स भी अपने पोजीशन से कभी राइट कभी लेफ्ट मूव कर रहे हैं। हाँ। तो ये डिस्टर्ब कर रहा है मीडियम को, समझ रहे हो? ओके बाबा। तो ड्यूड, जो पार्टिकल की ओरिजिनल पोजीशन होती है ना, उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, और वो यहाँ से राइट और लेफ्ट आगे डिस्प्लेस होता रहता है। रुको, मेरे को नहीं समझ आया इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है। चलो एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। तुम बचपन में झूला झूलते थे ना ड्यूड? हाँ। तो जैसे ही झूला अपने आप रेस्ट पर आ जाता था ना, वो जो नेचुरल पोजीशन थी उसे ही हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे आके कुछ देर पे अपने आप रुक जाएगा, तो जिस जगह में रुकेगा उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। यस ड्यूड, समझ गया। देखो ड्यूड, यहाँ पर हमने एक बॉल को हैंग किया है, ठीक है? तो अभी तक इस बॉल पर कोई डिस्टरबेंस एक्ट नहीं कर रहा था। जब तक कोई डिस्टरबेंस एक्ट नहीं कर रहा था तो जो इसकी नेचुरल पोजीशन है ना, उसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन कहते हैं, समझे? ओके बाबा। देखो ड्यूड, अब जैसे इस बॉल को हम थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो देखो क्या होता है। ये अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब हुआ है, और जो जितना डिस्टर्ब हुआ है ना, उससे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं ड्यूड। ओके। यहाँ तुम देख सकते हो, हमने इस बॉल को यहाँ तक फोर्स लगा के पहुंचा दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हुआ है ना, यही एम्पलीट्यूड है ड्यूड। ओके, जितना मैक्सिमम जा सकता है ना। हाँ, अपने मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना वो डिस्टर्ब हुआ है वो उसका एम्पलीट्यूड है। ओके, लेकिन बाबा एक बार अगर फोर्स लगा के हटा देंगे तो क्या फिर होगा?
फोर्स लगा के हटा देंगे तो धीरे 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 वो टू एंड फ्रो करता रहेगा, फिर एक टाइम पर अपने ही मेन पोजीशन पे आकर रुक जाएगा। अच्छा बाबा, झूले में और जो बॉल वाला एनालॉजी दिया था उसमें तो समझ आ गया, इक्विलिब्रियम और ये एम्पलीट्यूड वगैरह, लेकिन असली जो साउंड का वेव है उसमें क्या है, ये सब बता सकते हो? यस डूड, देखो हमने क्या देखा है कि जो साउंड वेव ट्रेवल करती है तो वो मीडियम को डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब 3 तरीके से वो कर रही है बेसिकली। एक तो जो मीडियम के पार्टिकल्स है उनको वो वाइब्रेट कर रही है, और प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है, साथ ही साथ डेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, राइट? हाँ। तो पहले हम जो मीडियम के पार्टिकल अपने पोजीशन से जो वाइब्रेट कर रहे हैं ना अपने पोजीशन पर, उनको समझते हैं पहले। देखो तो यहाँ पे ये बताओ तुम, ये पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं इनका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो वही है ना बाबा जो ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है। ओके डूड, गुड, क्योंकि इसी के अबाउट वो वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट? हाँ। जैसे ये एक लाइन है तो इसी के अराउंड वो आगे को जा रहे हैं पार्टिकल और पीछे जा रहे हैं, और फिर इसी पोजीशन पे आगे पीछे, राइट? हाँ ठीक है डूड, अब बता एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड तो समझ गया बाबा, ये जो हरा लाइन दिख रहा है ना जहाँ से पूरा आगे से पीछे जा रहा है, पीछे से आगे जा रहा है, ये वाला लाइन है एम्पलीट्यूड। नहीं ड्यूड, ये एम्पलीट्यूड नहीं है। देखो पार्टिकल जो मूव कर रहे, जैसे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उसकी, तो वो आगे गए, फिर पीछे आए, फिर और पीछे गए, फिर वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। तो तुम जो लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो ना ग्रीन वाली, वो ये टोटल लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो ड्यूड, समझे? ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड नहीं है। हम आगे देखेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है। ओके ठीक है ड्यूड, तुम इक्विलिब्रियम पोजीशन तो समझ गए, अब ग्राफ से भी रिलेट करके बता दो, यहाँ ग्राफ में इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? ग्राफ में तो पता नहीं बाबा। ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्यूड, समझे? ओके, ये जो लाइन है ये वाली है, समझ गया बाबा। ये तुम देख सकते हो ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है ना सबका। हाँ, और इक्विलिब्रियम पोजीशन मीनिंग क्या? ओरिजिनल पोजीशन। हाँ तो उसका मीनिंग होता है बेसिकली हम 0 डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं सबका, राइट? हाँ। तो तब तो इक्विलिब्रियम पूरा क्लियर हो चुका है तुम्हारा, आगे बढ़ो। तो ड्यूड अब हम एम्पलीट्यूड को अच्छे से समझते हैं ड्यूड। तो अब इस रेड पार्टिकल के मोशन को अच्छे से समझो और बताओ मुझे एम्पलीट्यूड क्या लग रहा है तुम्हें? अच्छा बाबा, आपने बोला कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना? यस ड्यूड। तो ये जो लाल एरो दिख रहा है ना बाबा, वही तो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वही एम्पलीट्यूड हो गया। यस, नाउ यू आर राइट। अब तुम एम्पलीट्यूड को समझ चुके हो। अब इसको ग्राफ में भी देख लेते हैं। तो ड्यूड हमने ग्राफ में देखा, ये था इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि 0। ओके। अब यहाँ से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस किया, वही तो एम्पलीट्यूड है। ओके, कुछ इस तरह देखो, समझे? समझ गया बाबा, समझ गया। अब तो अब तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एम्पलीट्यूड में और इक्विलिब्रियम पोजीशन में। हाँ बाबा, अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो हमने डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में समझ लिया एम्पलीट्यूड क्या होता है, लेकिन साउंड तो प्रेशर और डेंसिटी भी डिस्टर्ब करती है मीडियम का, तो अब उनके टर्म्स में समझते हैं। तो जैसा कि हमने ग्राफ बनाया था, अगर ये एक पिक्चर लूं उस मीडियम में क्या हो रहा है, जैसे कि कहीं पे कंप्रेशन हो रहा है, कहीं रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, तो हम अब इसको प्लॉट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। देखो कैसा ग्राफ आएगा। प्रेशर और पोजीशन के टर्म्स में हमने ग्राफ प्लॉट किया। यहाँ पर पोजीशन का ये मीनिंग है, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई सोर्स था और यहाँ रिसीवर था, तो हमने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस के हिसाब से ग्राफ प्लॉट किया एट ए पर्टिकुलर टाइम। ओके बाबा। तो देखो यहाँ पर कंप्रेशन है, तुम हाई प्रेशर देख रहे हो। हाँ। यहाँ रेयर फ्रैक्शन था तो तुम लो प्रेशर देख रहे हो। तो देखो ड्यूड, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये जो यहाँ पर हम प्रेशर को दिखा रहे हैं ना, जो अपने नेचुरल प्रेशर जो था मीडियम का, समझ रहे हो? जैसे मान के चलो एयर में साउंड ट्रेवल कर रही थी, ठीक है? ओके। और 1 पास्कल नेचुरल प्रेशर था एयर में अभी, ठीक? तो ये हम उसको इस सर्कल से दिखा रहे हैं, राइट? अब तुम बताओ एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड ये होगा बाबा कितना ज्यादा हाईएस्ट प्रेशर है इक्विलिब्रियम प्रेशर से। एग्जैक्टली। तो बताओ क्या ये लंबाई होगी वो? हाँ बाबा। वेरी गुड ड्यूड। और ये प्रेशर सबसे ज्यादा वही होगा जहाँ सबसे ज्यादा कंप्रेशन हो। हाँ ड्यूड, जैसे यहाँ देख सकते हो। हाँ, यहाँ डेंसिटी भी ज्यादा होगा ना बाबा? एग्जैक्टली, डेंसिटी का भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। यहाँ पर इस रीजन में डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी और ये सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, ये जो लेंथ है, समझे? तो सिमिलरली डेंसिटी के केस में भी एम्पलीट्यूड बताओ क्या होगा? जहाँ सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा वही एम्पलीट्यूड होगा। हाँ, मतलब कि इक्विलिब्रियम डेंसिटी से जो सबसे ज्यादा डेंसिटी हुआ है ना, वो उसकी डेंसिटी होगी। समझ गया बाबा। चलो ठीक है ड्यूड, अब तुम एम्पलीट्यूड को हर टर्म्स में समझ चुके हो।
तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो हमने देखा एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, और डिस्टर्बेंस को हम डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, डेंसिटी तीनों से समझ सकते हैं। तो उसी हिसाब से एम्पलीट्यूड की मल्टीपल डेफिनेशंस हो सकती है, तुम इसमें से कोई भी लिख सकते हो, समझे। उसको हम जनरली कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गया बाबा।